वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 9 जनवरी, थर्सडे है। देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल है। सॉरी, आज लेट रिकॉर्ड करना पड़ा मुझे किसी काम की वजह से। देख लेते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, एक आर्टिकल है, आपको पता है अभी रिसेंटली जो है एस्टिमेशन, अभी 2-3-4 दिन पहले जो है एस्टिमेशन की निकला है कि इकॉनमी जो है 2024 से लेकर 25 अब जो चल रहा है, इस बीच बजट से पहले तक जो है ग्रोथ रेट कैसी रही है हमारी जीडीपी की। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जैसे कल परसों भी आपको बोला था, ये डेटा अभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बजट आने वाला है, तो इसलिए ये एस्टिमेशन एनएसओ ने बाहर निकाला है और वो डेटा जो है बजट में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइटर जो है थोड़ा सा सेक्टर वाइज बता रहे हैं जो चीज़ हम जान सकते हैं। जैसे इन्होंने ये बात बताई है, जैसे अगर आप देखोगे कोविड के बाद से थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट का जो टिल्ट है ना, यानी इंक्लाइन है या शिफ्ट होना है ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे हुआ है। प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी स्पेशली जो है प्राइवेट कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, मशीन्स हो गई है ना, टेक्नोलॉजी हो गई है ना, जो मेनली आपके कैपिटल का काम करेगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि ऑल्दो अभी इकोनॉमी जो एस्टिमेशन निकला है ना, उसमें ये बताया गया है कि हमारा ग्रोथ रेट जितना एस्टिमेशन हमने जीडीपी का लगाया था उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मॉडरेट रहा है। और वो मॉडरेट रहने का रीज़न जो है प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा होना बताया है इसमें। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जैसे कि अगर सेंटर पब्लिक एंटरप्राइजेस भी देखोगे तो यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे जो इसका जो डेवलपमेंट है या फिर इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है फर्स्ट हाफ ऑफ द पिछले साल। पिछले जो 2024 का अगर टेन्योर देखोगे तो उसमें थोड़ा सा पीएससीज का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का वो इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं करा है। ठीक है, और रही बात इन्वेस्टमेंट की, थोड़ी सी डिक्लेयर हुई है ना, और थोड़ी सी शार्पली थोड़ा सा डाउनफॉल करते हुए फिर इसमें इंक्रीज़ किया है जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो फॉरेनर से इन्वेस्टमेंट आते हैं हमारे कंट्री में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो सेकेंड हाफ की बात करोगे, ठीक है, जैसे हर सेगमेंट का अलग बताया कि फर्स्ट हाफ में क्या था, सेकेंड हाफ में क्या था। तो इन्वेस्टमेंट का सेकेंड हाफ थोड़ा सा जो है टेंस बेस था। ठीक है, इतना उम्मीद नहीं है जितने मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है इन्वेस्टमेंट ने, लेकिन प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट काफ़ी जो है राइटर बार बार बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रहा है 24-25 के टेन्योर में। ठीक है, पिछले कंपैरेटिवली जो है काफ़ी इंप्रूव हुआ है। जीडीपी के नियरली 55% ऑफ जो है कंजम्पशंस नियरली प्राइवेट कंजम्पशंस की वजह से या प्राइवेट की तरफ से ज़्यादा हुआ है। ठीक है, और स्पेशली अगर आप रूरल इंडिया में देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कंजम्पशंस बढ़ा है। ठीक है, अर्बन कंजम्पशंस बढ़ा है, लेकिन फिर भी ये एज़ कंपेयर रूरल से थोड़ा सा कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है इसमें कोई दोहराई नहीं है कि फूड इन्फ्लेशन ने काफ़ी हद तक जो है इसमें एक गेम चेंज का काम किया है। ठीक है, मतलब कंजम्पशंस को कंट्रोल करने में या एक्सपेंडिचर्स लोगों का ना ज़्यादा करवाना, क्योंकि आपको पता है पिछले 1 साल अगर आप कंटिन्यूसली न्यूज़ एनालाइज देख रहे होगे तो हमने पिछले साल मार्च अप्रैल से ही देखा होगा इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था, और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से आरबीआई भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कट नहीं कर रहे थे। बार बार बोल रहे थे, कभी आरबीआई कह रहा था कि जो यूएसए है उसके रिजर्व्स अगर वो कट करते हैं जो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर यूरोपियन यूनियन अगर कट करता है तो उसके बाद ही जो है आरबीआई करेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे देखा है तो वेजिटेबल्स और बाकी चीज़ों के जो कंजम्पशंस हैं सीपीआई के अंडर में, जो बास्केट्स गुड्स ऑफ बास्केट्स आती हैं, उनके धीरे धीरे बढ़ते ही गए हैं, है ना। सबसे ज़्यादा 8 से 9% किसका रहा है, आपके वेजिटेबल्स का। तो इससे क्या होता है कि स्पेशली रूरल एरिया में कंजम्पशंस बहुत ही लो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा अगर आप एक्सटर्नल फ्रंट्स में गुड्स एंड सर्विसेज की बात करोगे तो थोड़ा सा राइटर बता रहे हैं कि 24-25 में गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट ने या फिर जो एक्सपोर्ट है स्पेसिफिकली उसने इम्प्रूव किया है। ठीक है, कंपेयर टू उससे पहले, है ना। सर्विस एक्सपोर्ट में अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड जैसे कि हेल्दी ग्रोथ, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें इसने काफ़ी पहले के कंपैरेटिवली रिकवर किया है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे तो यूएस इकोनॉमी की तरह चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है बाकी नेशंस के लिए, यूएसए के लिए भी, यूरोपियन यूनियंस के लिए भी, और एज वेल एज इंडिया के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिकॉशंस ले रही है ग्लोबल भी, और इंडिया को भी अपने उसी अकॉर्डिंग मार्केट्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको पता भी कंटिन्यूसली हमारी जो है फिनेंशियल मार्केट्स जो है काफ़ी लो हो रही है, क्योंकि हमारा जो रुपी का वैल्यू है ना, रुपी की वैल्यू
डीवैल्यूएट हो रही है एज़ कम्पेयर टू द डॉलर, है ना। और अभी रिसेंटली कल परसों ही हमने पढ़ा था ये 85 या 85 से भी क्रॉस करने वाली है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है सेक्टर वाइज अगर हम ब्रेकअप करें तो जैसे हेल्दी एग्रीकल्चर है, ठीक है। एग्रीकल्चर को इस बार हेल्दी बताया गया है लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है, क्योंकि मानसून, ऑल्दो मानसून आपको भी याद होगा थोड़ा सा लेट था, लेकिन फिर भी अच्छा आया मानसून, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ है वो 7.2% से 7.6% तक जो है, ठीक है, रिकॉर्ड काफ़ी बेटर हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम इंडस्ट्रियल, फूड इंडस्ट्रियल या इससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रियल देखें तो डिक्लाइन बताया है, जो पिछले साल 9.5 था, लेकिन 2024-25 में 6.2 ही रहा है। इसके अलावा माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में जो है थोड़ा मोमेंटम ठीक था, ना ज़्यादा ही था, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। और जो कंस्ट्रक्शंस का सेक्टर है उसमें भी थोड़ा सा मोमेंटम बना रहा, हेल्थ और कंस्ट्रक्शंस में। हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है, यानी नॉमिनल जिसमें हम बिना इन्फ्लेशंस के हटाए हुए, यानी कोई भी प्रोडक्ट है जो पहले 100 रुपये में था अब वो 110 रुपये में है, तो हमने जो चेंज 10 रुपये का जो चेंज आया है ना, उसको बिना हटाए हमने देखा है कि उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। तो इस 110 रुपये के हिसाब से अगर हम देखें तो ग्रोथ कैसे बढ़ी है, क्योंकि भैया जो चीज़ पहले 100 रुपये की थी वो अब 110 की है और लोग परचेस कर रहे हैं। दैट मीन्स लोगों के पास इनकम का सोर्स बढ़ रहा है, तो हमारी जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी, जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है उसी के अंदर, ठीक है। तो यूनियन बजट एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो ग्रोथ है इस बार अब 10.5% को भी क्रॉस करेगी, ठीक है। तो ऑल तो बजट का जो है अगर बात करें तो कुछ हद तक गवर्नमेंट का जो अचीवेबल है थोड़ा सा लेट है, क्योंकि डेफिशिट है। डेफिशिट तब होता है जब सरकार की जो इनकम है ना वो ज़्यादा होती है और वो कम होती है, लेस होती है, और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इनकम कम होता है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, तो आपका बजट जो ओवरऑल होगा वो डेफिशिट की तरफ होगा, घाटे की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेक्स का टारगेट, यहाँ पे ऑल्दो इन्होंने बोला है कि सेंटर टारगेट कर रही है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है उस पर अब वो आने वाले टाइम पे 1.5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट इसको करना है। अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ उम्मीद लगाई जा रही है कि 2025-26 तक हमारा जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो 6.7 तो रहेगी, इससे कम नहीं होगी। ऑल्दो वो बात अलग है कि इंडिया जो है अपने आप को हेल्दी और मिडेस्ट रख रहा है ग्लोबल के जिस तरीके से टर्मोइल हो रहे हैं। टर्मोइल मतलब आपको पता है कि अभी जैसे पिछले 1 साल से अगर आप कंटिन्यूसली न्यूज़ देख रहे होगे तो कभी यूक्रेन का वॉर हो रहा है, रशिया का वॉर हो रहा है, हमास अटैक कर दे रहा है ना, इजराइल पैलेस्टीन के बीच में वॉर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें फिर ऊपर से फिर कभी यूएसए का अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उन चीज़ों को भी इम्पैक्ट करती है। तो इंडिया इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए अपने आप को जो है ग्रोथ पे फोकस कर रहा है कि हमें किस तरीके से अपने इकोनॉमी को सेटबैक्स करना है। और आपको पता है कोविड के बाद से बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी हैं, स्पेशली कंजम्पशन बूस्टिंग मेजर्स के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट, क्योंकि लोगों के पास इनकम का सोर्स ही नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग 5 साल होने को आ गए हैं, बहुत सारे लोग विलेज जैसे चले गए यहाँ से, माइग्रेंट लेबर्स वगैरह, वो वापस नहीं आ रहे हैं डर से, है ना, कि वापस कुछ ऐसा ना हो जाए। जॉब चली गई है बहुत सारे लोगों की, है ना। तो उससे क्या होता है कि कंजम्पशंस बहुत लो हो जाता है, कंजम्पशंस लो हो जाता है तो आपकी मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होगी तो आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो आपके जो एम्प्लॉयर होंगे वो भी कम हो जाएंगे, है ना, इनकम भी, सैलरी कम हो जाएगी। तो ओवरऑल जो है इकोनॉमी इस तरीके से जो सर्कल चलता है वो भी लो या मंदी या फिर स्लो डाउन की तरफ जो है एग्रेसिव होने लगेगा, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं, यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि आने वाले नए बजट में शायद जॉब क्रिएशन, स्किलिंग्स चीज़ पे फोकस करे, है ना, हाउस होल्ड इनकम्स पे फोकस किया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा रेवेन्यू को इन्वॉल्व करने कि किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाए रेवेन्यू जनरेशंस को, और फिजिकल कंसोलिडेशन की जो है उम्मीद रखी जा रही है। बाकी देखते हैं क्या है और ये कितना क्या डेफिसिट है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी बजट अभी आने ही वाला है, 1 हफ्ता और 2 हफ्ते और बचे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए आपको पता है HMPV वायरस अचानक से वापस से बढ़ रहा है। ये पहला न्यू नहीं है, ये इसका जो पैथोजन है ना HMPV वायरस न्यू नहीं है। ये 20 साल पहले ही नीदरलैंड में आइडेंटिफाई कर लिया गया था। अब अचानक से ये वापस से बहुत एक्टिव हो रहा है, स्पेशली विंटर्स में, ठीक है। तो ये इंडिया में भी ऑल्दो इसके केसेस मिल चुके हैं, तो आप भी बहुत अपना ध्यान रखिएगा। और अभी विंटर हमारे पास अभी पूरा जनवरी है, अभी तो जैन शुरू हुआ है, फेब है, ठीक है।
तो फ़ेब में तो फिर भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन सर्दी रहती है। मार्च तक अपने तो यहाँ पे सर्दी होली तक तो रहती ही रहती है ना? होली के बाद चीज़ें एकदम से डाउनफॉल होता है। गर्मी और ऑटम सीज़न और विंटर समर का शुरू होता है, तो ध्यान रखिए आप अपने आप को, ठीक है? ये अटैक वापस हो सकता है एज़ कम्पेयर टू लेकिन हाँ, बस इसकी पता क्या है, कोविड और एचएमवी का थोड़ा-सा फ़र्क ये है ना, इसकी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है इस वायरस से। लेकिन यहाँ पे आईसीएमआर ने भी जो है इसको बताया कि फ्लू पैथोजन की तरह काम करेगा, यानी आपका जो एयर है ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, किसी की छींकना, खांसना, किसी के बोलने से, उससे भी हो सकता है ये, ठीक है? प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मास्क लगाना अवॉइड करना, क्लोज कॉन्टैक्ट को, पीपल जो स्पेशली जिनको फ्लू हो रखा है, सिम्टम्स हैं, उन्हें उनको अपने हैंड्स को रेगुलरली वॉश करना है, ठीक है? और गवर्नमेंट जो है, स्पेशली गवर्नमेंट ने ये भी चीज़ अनाउंस कर दी है कि जो बच्चे इसमें वल्नरेबल कौन है, 5 साल की कम उम्र के बच्चे, सीनियर सिटीजन जो हैं, या घर पे जो भी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस के पेशेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अस्थमा है, ठीक है, या फिर किसी को है ना जैसे डस्ट से एलर्जी होती है, जैसे घर की सफाई करते हैं तो क्या होता है कि उन लोगों को बहुत जल्दी से ना स्नीजिंग जैसी चीज़ें आ जाती हैं, है ना? उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा डेंजरस है, उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ना? ये लोग, क्योंकि ये सीधा लंग्स को अटैक करेगा, लंग्स का अटैक करके पूरे जो है आपकी बॉडी को इम्पैक्ट कर देगा, ठीक? तो ये सेम वैसे ही है कि जैसे कोविड बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, क्योंकि वही है ना, पैथोजन है, एयर स्पेसिफिक पैथोजन है ना? ऑल्दो यहाँ पे जो है डब्ल्यूएचओ ने प्रोटोकॉल्स निकाला है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का, है ना? थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना होगा वल्नरेबल सेक्शंस के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज जो है, ऑल्दो 80% कंट्री हमारी जो है प्राइवेट सेक्टर इस पे काम कर रही है, ठीक है? तो आप भी अपने पर्सनली ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के जो भी है, जैसे पता है क्या है, कुछ नहीं, डरना नहीं है। जैसे हम क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइज़र लगाते थे, थोड़ा मास्क लगा के बात करते थे, या डिस्टेंस में रहते थे अपने, चाहे कितना ही करीब क्यों ना हो। पैथोजन है ना, पैथोजन को तो नहीं पता कि भैया नहीं, तुम तो भाई बहन हो या तुम तो दोस्त हो, तो तुम्हारे में तो नहीं फैलेंगे हम, है ना? तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक? इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, एक्चुअली पता है क्या होता है कि उत्तराखंड में आपने इससे पहले भी बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़ में देखा होगा कि वहाँ पे लोगों के घर में है ना दरारें पड़ रही हैं, लोग वहाँ से रीजन से अपने खाली कर रहे हैं, है ना? बीच में एक टेम्पल भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हुआ था, उसमें उस समय तो अर्थक्वेक करके बोल दिया था, लेकिन अभी ना हाई कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है। सुओ मोटो क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं ना, तो ऑब्वियसली जजेस लॉयर्स भी पढ़ते हैं, तो उनमें से किसी भी जज का जब दिमाग सटकता है ना, तो सनक जाता है, तो क्या होता है, वो लोग कि भैया इस पे एक्शंस खुद ही वो केस फाइल करवाते हैं, और वो केस जो फाइल है वो मंगवाते हैं अपने पास। तो सेम ऐसे ही उत्तराखंड के जज ने, उन्हें जब पैसे पता चला तो उन्होंने क्या करा, उन्हें पता चला कि एक्चुअली मुद्दा क्या हुआ, उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन्स में ना, यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे स्पेशली जो गरीब लोग हैं या मार्जिनल सेक्शंस के लोग हैं, उनके घरों में ना इस तरह की जो दीवारें हैं उनमें बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। अब दरारें, आपको पता है कि जो उत्तराखंड का रीजन है, ये हमारा इंडिया में उत्तराखंड का रीजन इस तरीके से ब्लॉक सा रहता है, आप देखना, है ना? जैसे अगर आप ये इंडिया की इस तरीके से जाके, ठीक है, फिर यहाँ से नेपाल शुरू हो जाता है आपका, ये नेपाल है, और ये आपका यूपी है, ये तो नेपाल, ठीक है, ये सिक्किम हो जाता है, फिर भूटान। तो ये वाला जो पोर्शन है, और ये पूरा आपका हिमालय रीजन है ना? हिमालय की 3 रेंजेस है, उसी में आपका उत्तराखंड पूरा है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि ये पूरा सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक का प्रोन जोन है, और सबसे ज़्यादा डेंजरस जोन में आता है, क्योंकि जस्ट शिवालिक के नीचे ही है ये रीजन, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक का देखा माना जाता था कि अर्थक्वेक की वजह से आ रहा होगा, लेकिन रियलिटी क्या थी कि यहाँ पे ना प्राइवेट कंपनीज के द्वारा सोप स्टोन करके एक माइन होता है, ठीक है, एक रॉक है ये, जिसका यूज़ ना काफ़ी, इसका टैल्क तरह की होता है, जैसे टैल्क होता है ना, जैसे आपने देखा होगा सैलून में जाते हैं, स्पेशली आपने अगर सैलून कभी मेल के, जहाँ पे यूनिसेक्स का सैलून ने देखा होगा, लोग जैसे क्या बोलते हैं उसको, शेव करने के बाद उनके मरकरी, पता नहीं क्या होता है, ये मुझे याद नहीं आ रहा वो नाम, है ना, जो उनके फेस पे लगाते हैं, एक ना वाइटिश कलर का बहुत शाइनिंग सा होता है टैल्क, वो भी वन ऑफ द ये सोप स्टोन ही है, जिसको कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं, है ना? इसी सोप स्टोन की माइनिंग से ही वो चीज़ निकलती है, ठीक है? तो उन सब चीज़ों को माइन करने की वजह से क्या हो रहा है कि जब बहुत बड़े बड़े ड्रिल्स चलते हैं ना, तो यहाँ पे आसपास के एरिया जितने भी घर हैं वहाँ पे ऐसे दरारें गिरने लग गई। तो अब गरीब लोग हैं, मार्जिन सेक्शंस के लोगों ने किसी कंप्लेन करा होगा, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। सबसे बड़ी बात पता क्या है, आप सोचिए, सोप माइनिंग जब करना होता है ना, आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, स्पेशली जो फॉरेस्ट रिजर्व का अगर एरिया है, ऊपर से आपको जो है, आपने पढ़ा होगा
इसके अलावा आपको एक मेन चीज़ लेना होता है EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना। ये सर्टिफिकेट के बिना आप माइनिंग जैसी चीज़ें इतने सेंसिटिव एरिया में, जहाँ स्पेशली वो अर्थ प्रोन एरिया है, जोन है पूरा स्टेट, और उसमें भी पर्टिकुलरली माइनिंग करना, है ना, और सेपस्टोन की जैसी चीज़ों को, तो यहाँ पे ना तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने, ना फॉरेस्ट रिजर्व के जो ऑफिसर्स हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का या जो भी हैं, ठीक है, किसी ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तो सोचिए ये अच्छा खासा हमारे सामने एक एग्जाम्पल है एथिक्स का, कि ऑफिसर्स ने कितनी ज़्यादा नेग्लिजेंस, या फिर पता नहीं करप्शंस कर रखा हो, क्या पता, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने सुओ मोटो से इस केस को अपने पास लिया है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि इस उत्तराखंड में इस माइनिंग की वजह से ना, इस पूरे इलाके में एक टेम्पल भी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हो गया है। यहाँ का एरिया ऑब्वियसली देखिए, यहाँ पे जो एरिया है, जो सॉइल है, वो काफ़ी ज़्यादा लोमी है, लूज है ना, क्योंकि उत्तराखंड का रीजन पूरा, क्योंकि उत्तराखंड क्या, आप कश्मीर से लेकर, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है ना, इसके अलावा आपका पंजाब है ना, स्पेशली पंजाब और हरियाणा तो फिर भी थोड़ा प्लेनी में आ जाता है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये पूरा हिमालय का सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल जोन है। फ्रेजाइल जोन जो कि आपका कभी भी, अगर जैसे आप मान लीजिए ये जो आपका इंडिया है, ठीक है, ये मैप यार मुझे प्रैक्टिस ही छूट गई, जैसे ये आप मान लो, ठीक है ना, तो ये वाला जो जोन है ये पूरा हिमालय वाला रीजन है ना, आपका ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, इसमें, इन हिमालय में, और आपका हिमालय खोखला है ना, क्योंकि वो किससे बना, सेडिमेंट के जो है इरप्शन से, वॉल्केनिक माउंटेन्स तो नहीं है ये, है ना, इरोजन से बने हैं जो हिमालय बना है ना, सबडक्शन से बना है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, फ्रेजाइल है, कभी भी अगर अर्थक्वेक आ गया तो ये एरिया का, ये पूरा का पूरा एरिया ढह सकता है, ठीक है। और आए दिन आपने कभी भी देखा होगा कि अभी रिसेंटली बहुत सारे जो होटल्स होते हैं, मोटल्स होते हैं उत्तराखंड में, वो सारे जो है हटाए गए थे, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को जो है मतलब बहुत ज़्यादा जानहानि हुई, मतलब मानहानि हुई, वहाँ पे लोगों का घर चला गया, क्योंकि पहाड़ों पे बना रखा था, इलीगल जगह पे लोगों ने घर बना रखे थे, है ना। तो सेम वैसा ही यहाँ पे हाल है कि इलीगली माइनिंग हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे बेसिक नॉर्मल ह्यूमंस की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस में है, ठीक है। और वहाँ पे टेम्पल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट हुई हैं। ऑल्दो इसका फाइनल केस जो है थर्सडे को सुनवाई होगी, मतलब आज थर्सडे है तो आज इसकी सुनवाई होगी, तो इस पर ये आर्टिकल है। बाकी देखते हैं इस पर कल अगर आर्टिकल आता है क्या। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से सोपस्टोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ होता है, नेचुरली अकरिंग मिनरल है, इंडिया में मिलता है। ये मेनली जो है हर्थ के लिए, स्कल्पचर्स के लिए और फार्मास्यूटिकल्स के लिए, कॉस्मेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। राजस्थान, उत्तराखंड बहुत बड़ा एक रिजर्वर है इस सैपस्टोन का, ठीक है, सोपस्टोन का। इसके अलावा इसको देखिए, मैं एक और एम्फेसाइज इसलिए भी कर रही हूँ ना, ये प्री में आए नहीं आए, लेकिन आप एथिक्स में बहुत ही बेहतरीन शानदार एग्जांपल्स में इसको कोट कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे पोलर वर्टेक्स के बारे में देखिए। पोलर वर्टेक्स क्या है, अभी रीजन न्यूज़ में क्या है, यूएसए और कनाडा में ना विंटर की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में जो रेनफॉल है वो स्नोफॉल हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई है, ठीक है, स्कूल्स वगैरह बंद हो गए हैं, और इसका रीज़न पोलर वर्टेक्स बताया जा रहा है। पोलर वर्टेक्स क्या होता है, जैसे ये हमारा अर्थ है ना, अब ये आपका पोल हो गया 90 डिग्री में, तो इसी 60 से 90 डिग्री के बीच में ना इस तरीके से ये एंटी क्लॉक में ना एक एयर घूमती है। याद रखना, पोलर वर्टेक्स इज नॉट अ विंड, इट्स अ एयर, इट्स अ कोल्ड एयर विद अ लो प्रेशर के साथ, ठीक है, लो प्रेशर के साथ रहता है, और ये एयर है, विंड और एयर में बहुत फर्क है, ठीक है। तो ये घूमता रहता है आसपास, इसकी वजह से क्या होता है कि पोलर रीजन्स को और ये ठंडा बना के रखने में, मेंटेन करने में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर का काम करता है, ये पोलर वॉर्टेक्स, ठीक है। ये एयर जिस तरह, और एक तो ठंडी एयर है ना, सबसे मेन चीज़ ठंडी एयर है, तो ये ठंडी जिस तरीके से इस पूरे अर्थ में घूमती रहेगी ना, तो ये पोल रीजन्स में ऑलरेडी ग्लेशियर्स हैं, और विंटर का टाइम है, क्योंकि सन आपके जो है सदर्न हेमिस्फीयर में जा चुका है, नदन में है नहीं, है ना, और क्योंकि यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में अभी सर्दी का सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे ऑल जो है फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो रही है, सर्दी बढ़ रही है, इसी वजह से कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, और इंडिया में भी आप दिल्ली और इसके नीचे वाले रीजन्स में बहुत ज़्यादा सर्दी फेस कर रहे होगे अभी, अगर नॉर्दर्न एरिया में रह रहे हो तो, है ना। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, कनाडा वाले रीजन्स में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेस किया जा रहा है। नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका रिपोर्ट बताई है, ठीक है। और मेनली सबसे बड़ी बात ये है ना, आपको पता है जेट स्ट्रीम भी होता है, ये है ना विंटर में स्ट्रांग हो जाते हैं, समर में बहुत वीक हो जाता है ये, और विंटर का सीज़न है, ठीक है। और ये एयर ना, जेट स्ट्रीम आपको पता है हमारे
इक्वेटर से ऊपर सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, सब ट्रॉपिकल कह रही हूँ, टेम्परेट रीजन में आपको पता है जेट स्ट्रीम फ्लो करता है, तो उसके साथ ये मिलके ये एयर भी है ना जेट स्ट्रीम को पुश करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एरिया पूरा का पूरा ठंडा बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी वजह से बताया लो प्रेशर है, याद रखना, आपको कंफ्यूज कर सकता है ये बोलते हुए कि ये विंड है, और विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलता है। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे ये एयर है विद द लो प्रेशर, टेम्परेचर बहुत कम होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे अब बात आ जाती है कि क्या वर्टेक्स जो है क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट है, तो अभी तक साइंटिस्ट ने इस चीज़ को प्रूफ नहीं किया है कि जो पोलर वर्टेक्स हो रहा है कि क्या वो सच में क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात अगर आप बात करोगे कि क्या वर्टेक्स, क्योंकि देखिए क्या होता है कि पोलर वर्टेक्स जो है ना ये एयर है। ठीक है, एयर हमेशा शॉर्ट टेन्योर के लिए होता है, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए, और ये वेदर फिनोमिना में आता है। और जबकि जो क्लाइमेट चेंज है ना, यानी आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, वो एक लॉन्ग टर्म में होता है, जिसको कम से कम डेटा आपके पास 30 साल का डेटा होना चाहिए। वेदर के लिए तो आपके पास 1 महीने का डेटा भी है, तो भी आप जान सकते हो कि पर्टिकुलर पूरे एरिया के अंदर में कैसा वेदर है। और ये एयर सिर्फ और सिर्फ विंटर में रहता है, यानी सीजनल हुआ ना, ये तो एयर हुआ, ये क्लाइमेट चेंज पे कैसे इंपैक्ट कर सकता है, वो बात अलग है कि बहुत लंबे टाइम पे जाके शायद इसका रिजल्ट दिखे, लेकिन वो चीज़ अभी हमारे पास प्रूव नहीं है। याद रखिएगा, पोलर वर्टेक्स इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज भी कैसा नहीं होगा, एक और चीज़ मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि देखिए अब क्लाइमेट चेंज मतलब क्या, ग्लोबल जो वार्मिंग है वो ज़्यादा है, यानी आपका जो अर्थ है इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और इसका जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन और इसका जो आउटगोइंग है वो इक्वल नहीं है, है ना। जो वार्म एयर्स हैं, यहाँ से जो रेडिएशन निकल रही है, लॉन्ग रेडिएशन, वो यहीं ट्रैप हो जा रही है, यही है ना कि ग्लोबल वार्मिंग है ना, हीट ट्रैप हो जा रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जबकि आपका पोलर वर्टेक्स तो लो एयर है ना, यानी आपका ये टेम्परेचर इसका बहुत कम होता है, और कोल्ड एयर है ये जो पोलर वर्टेक्स है। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही होती तो कोल्ड एयर कैसे सर्वाइव कर पाती, कोल्ड तो बिल्कुल नहीं रह पाएगा ना। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है क्लाइमेट चेंज और पोलर वर्टेक्स का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये आ सकता है क्वेश्चन। और बाकी यहाँ पे देखिए ये मेंस ओरिएंटेड है, यहाँ पे अभी रिसेंटली काफ़ी बड़ा अटैक हुआ है, जो माओस्ट एरिया है आपका छत्तीसगढ़ का रीजन है आसपास में, बीजापुर वाले में, यहाँ पे जो लोकल्स हैं उन्होंने हमारे फोर्स पे अटैक किया है, काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, नो डाउट फोर्स ने भी जो है रिटालिएट किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिकल वैसे बताया कि कैसे पता चले या हमें कैसे सेफ़ रहना है फोर्स को, कि ये माउस का एरिया है, आपको गाड़ी तेज़ी से नहीं चलानी, आपको पैदल ज़्यादा जाना है, तो ये सारी चीज़ें, गड्ढा खोद के रखा जा सकता है आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए, लेकिन हाँ ये एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो कि अभी रिसेंटली अटैक हुए हैं, सिक्योरिटीज़ पे भी हमारे फोर्सेज में मारा गया है ना। क्योंकि ये मेंस ओरिएंटेड है तो मेंस की थ्योरी है, बाकी मेंस रिलेटेड इन्होंने ये क्या है ये तो सब चीज़ें नहीं बताया, सीआरपीएफ काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इससे। ठीक है, तो बाकी यही आर्टिकल था आज का, थैंक यू।